नमस्कार, आई एम प्रदीप और मैं फिर से लेकर के हाजिर हूँ चैप्टर 9 हिस्ट्री को लेकर के। पिछली वीडियो में वी हैव कवर्ड द रिवोल्यूशन ऑफ फरवरी। इन दिस वीडियो वी विल कवर रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970। अक्टूबर के महीने में जो रशिया में रिवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सही मायने में देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोल्शेविक एंड इंटरिम गवर्नमेंट। बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे और इंटरिम गवर्नमेंट में जो भरे हुए लोग थे लीडर्स, उनमें कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था, विवाद था। चूंकि इनकी जो विचारधारा था वो सोशल और डेमोक्रेटिक थी, सोशलिस्ट के साथ साथ डेमोक्रेटिक भी थे, ये केवल सोशलिस्ट, दैट इज वाई देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट। फिर हम देख रहे हैं कि लेनिन को एक डर था, भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो क्या कर दे, वो एक डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही वाली व्यवस्था लागू कर दे, मिसयूज ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं। फिर से जो कि 16 अक्टूबर को लेनिन ने ये बोल्शेविक पार्टी को और साथ ही साथ पेट्रोग्राड सोवियत को मनाने में सफल हो गए। किस बात के लिए? कि वो लोग टेक ओवर करेंगे गवर्नमेंट का, यानी सत्ता पर वो कब्जा करेंगे, पावर अपने हाथ में लेंगे। फिर इसी तरीके से एक फॉर्मेशन होता है किसका? मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का। किस लिए होता है? ताकि ये लोग भी जो है ये टेक ओवर करने में, गवर्नमेंट के टेक ओवर करने में हेल्प करेंगे। और किसके लीडरशिप में? अंडर लियोन ट्रोट्स्की के लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में होता है। इसी तरीके से 24 अक्टूबर को, ऑन 24 अक्टूबर 1970, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस होते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं, कई सारे और अन्य भी दफ्तर होते हैं, उनको सीज कर लिया जाता है, उन पर कब्जा कर लिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं अगर टेलीफोन एक्सचेंज कब्जा कर लिया गया तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और इस तरीके से बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। फिर जो उस समय के पीएम रहते हैं केरेंस्की, ही वॉज आस्क्ड टू लीव द सिटी, शहर छोड़ करके जाने के लिए बोल दिया जाता है। इसी तरीके से अरोरा जो शिप होता है उसके द्वारा बमबारी किया जाता है विंटर पैलेस पर। और इस तरीके से दिसंबर आते आते, और ये सारी घटनाएं होती है 24 अक्टूबर को। ये एक तरह से इट वॉज अ काइंड ऑफ अपराइजिंग, और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा यूं ही, और दिसंबर तक पेट्रोग्राड और मॉस्को पर पूरी तरीके से बोल्शेविक लोगों का कंट्रोल हो जाता है, उस पर कैप्चर हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इन द चैप्टर इज चेंजेस आफ्टर रशियन रिवोल्यूशन। रशिया में तो रिवोल्यूशन तो हो गया, लेकिन क्या क्या फर्क आया, क्या क्या बदलाव, चेंजेस आए वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ के और भी चीज़ों में, वो हम देखते हैं। बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस वर नेशनलाइज्ड, बैंकों को और भी जो दफ्तर थे उसको जो कि राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। कहने का मतलब उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दिया गया, अब उसका नियंत्रण गवर्नमेंट के पास हो गया। फिर इसी तरीके से जो है जितनी भी लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया। इससे क्या हुआ कि जो समाज में रहने वाले लोग थे उनको बोला गया कि आप जो कि देयर इज ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू सीज द लैंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अपने हिसाब से उनको खुली छूट दे दी गई कि जा करके किसानों को जो है बोला गया कि आप जमीन जो है कब्जा उस पर कर सकते। इसी तरीके से बड़े बड़े मकान थे नोबल्स के, उसको जो है कैप्चर किया गया। बड़े मकान को जो है कि जिनके पास घर नहीं होते थे उनको दे दिया गया, और बड़े मकान का सही मायने में बंटवारा किया गया, यानी नोबल्स को भी उनका हिस्सा दिया गया, लेकिन उनके हिसाब से। चूंकि ये पॉलिसी कैसी चल रही थी? ये पॉलिसी चल रही थी कि इक्वलिटी, सभी लोग बराबर हैं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन किसी एक व्यक्ति के पास ना हो। इसीलिए इसी विचारधारा से प्रेरित होकर के लेनिन ने सारे काम किए थे। फिर इसी तरीके से जितने भी टाइटल कहते हैं पदवी के, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, नाम वाले होते हैं, वो अपने सामने
टाइटल लगाते हैं, कोई राय बहादुर लगाता है, कोई सर लगाता है, कोई कुछ लगाता है, वो टाइटल पर बैन लगा दिया नहीं, क्योंकि सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इसलिए कोई विशेष नहीं रहेगा, इसलिए टाइटल पर बैन लगा दिया गया। आर्मी के लिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए नए ड्रेस कोड बनाए गए, डिज़ाइन उनका हुआ यूनिफॉर्म एक तरह से। और साथ ही साथ बोल्शेविक जो पार्टी थी, अब उसका नाम हो गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट थिंग इन द चैप्टर इज कंसोलिडेशन ऑफ पावर बाय बोल्शेविक। बोल्शेविक लोग किस तरीके से पावर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको गेन करते हैं। तो बोल्शेविक का दबदबा बढ़ रहा था, इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा था, लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में इसका प्रचार हो रहा था, इसको फेम मिल रही थी काफ़ी। तो इस तरीके से रशिया एक तो है सिंगल पार्टी नेशन बन गई, एक ऐसा देश जहाँ केवल एक ही पार्टी हो, वो बोल्शेविक लोगों की पार्टी। फिर इसी तरीके से बोल्शेविक लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट कराया, किस बात के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कराया, तो बट इन दिस इलेक्शन दे कुड नॉट गेट मेजॉरिटी। और बाद में लेनिन ने क्या किया, असेंबली को जो है डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। फिर बोल्शेविक लोगों ने एक जर्मनी के साथ पीस अकॉर्ड, शांति समझौता स्थापित किया। कौन सी जगह पर, ब्रेस्ट लिटोवोस्क नाम की जगह पर। हालांकि इस समझौते के खिलाफ बहुत सारे लोग थे, कुछ एंटी बोल्शेविक लोग पैदा हुए, और इसके बाद धीरे धीरे जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उस पर कंट्रोल किया गया, यानी वो पार्टी के अंदर में रखा गया। फिर सीक्रेट पुलिस का एक इस्टेब्लिश किया गया, सीक्रेट पुलिस को चेका वहाँ बोलते हैं। और किस लिए किया गया, ताकि जो एंटी बोल्शेविक लोग थे उनको पनिश करने के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ताकि सरकार विरोधी कोई ना हो पाए। यही चेका बाद में चल करके OGPU और फिर लेटर इट वाज रीनेम्ड एज NKVD, इस तरीके से उसके नाम है। तो इस तरीके से ये कंसोलिडेशन ऑफ पावर बाय बोल्शेविक था। नेक्स्ट थिंग इन द चैप्टर इज सिविल वॉर इन रशियन एम्पायर। किस तरीके से सिविल वॉर, जिसको हम गृह युद्ध कहते हैं, रशियन एम्पायर में जो कि होता है। तो सरकार ने क्या कर दिया था, पीजेंट्स लोगों को खुली छूट दे दी थी, किस बात के लिए, कि जो भी लैंड है, जो नोबल्स के लैंड थे, बड़े बड़े लैंड थे, उसको जा करके कब्जा कर ले अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब ऐसा जब बोला गया तो आर्मी में भी वही पीजेंट्स लोग भरे हुए थे, तो सारे लोग भी अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगे, ताकि उनको भी एक मौका मिल सके, वो ज़मीन को क्या करेंगे, वो एक्वायर करने के लिए, उसको अपने अधिकार में करने के लिए। तो इस तरीके से आर्मी का ब्रेकअप होने लगता है, आर्मी तितर बितर होने लगती है, और इस बात से बहुत सारे लोगों को नाराज़गी होने लगती है। साथ ही साथ अगर हम सिविल वॉर को देखेंगे तो ये बोल्शेविक वर्सेस सोशलिस्ट एंड प्रो ज़ार पार्टी के बीच में था। सिविल वॉर किसके बीच में हुआ, बोल्शेविक पार्टी के बीच में, जिनको रेड्स बोला जाता था, इसी तरीके से सोशलिस्ट के बीच में, जिनको हम ग्रीन्स बोलते थे, और प्रो ज़ार पार्टी, जिसको वाइट्स बोला गया। इन दोनों की विचारधारा एक थी, इन दोनों की विचारधारा अलग थी, और विचारधारा के कारण टकराव था, कॉन्फ्लिक्ट। फिर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी को कई सारे बाहरी देशों के ट्रुप्स, सेनाओं का समर्थन मिला, जैसे जापान की सेना का, USA की सेना का, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब सेनाओं का जो है इनको समर्थन मिलता रहा। तो यह कॉन्फ्लिक्ट था बोल्शेविक और बाकी जो बाहर के देशों के ट्रुप्स, सैनिकों के बीच में। और हम ये भी देखते हैं कि जो रशियन एम्पायर में बहुत ज़्यादा एरिया इन्हीं ग्रीन्स और वाइट्स के अंडर में था, उनके कंट्रोल में था। इनके कंट्रोल में तो बोल्शेविक लोगों में वही पेट्रोग्राड था, मॉस्को था, कुछ और था, सोवियत। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, और इसी को हम सिविल वॉर का नाम दिए हैं। इस सिविल वॉर के दौरान बहुत सारे लूट मार,
बहुत सारी जो है स्टारवेशन जिसको हम भूखमरी का नाम देते हैं पड़ी। तो ये सिविल वॉर था। नेक्स्ट थिंग इन द चैप्टर इज फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। हम लोग ये देख रहे हैं कि यूएसएसआर, जिसका पूरा नाम है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका गठन होता है इन 1922 में, 1922 में। और इस तरीके से जो सोशलिज्म की जो फीलिंग्स है वो स्प्रेड होती है ओवर रशियन। इसी बीच लेनिन की मृत्यु हो जाती है। he died in 1924 and after the death of Lenin, Stalin took over the control of Bolshevik party, or during his reign there was monopoly of traders and kulaks। कुलक्स के बारे में मैं बताया था पहले भी कि कुलक्स जो होते हैं बड़े किसान, रिच फार्मर्स इन रशियन एम्पायर आर नोन एज कुलक्स। इनकी मोनोपोली थी, ये अनाज खरीद लेते थे या इनके पास जो अनाज रहता था वो स्टोर करके रख लेते थे, बेचते नहीं थे। दे डिड नॉट सेल देयर फूड ग्रेड्स, दे यूजुअली वेटेड फॉर द प्राइस हाइक। वो इंतज़ार करते थे कि अच्छी कीमतें मिलेंगी फिर उसको बेचेंगे। इससे जो कि लेनिन जो स्टालिन था वो ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो ही वॉज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो स्टालिन ने एक तरह से ऑर्डर दिया कि जबरदस्ती ट्रेडर लोगों से, कुलक लोगों से अनाज खरीदे जाए और उनको जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाए पीजेंट्स में, कॉमन मास में। इसी तरीके से कोलखोज चूँकि पहले बताया था कि ये सामूहिक खेती होती है, यानी वो लैंड को जो है कि एक सोशल प्रॉपर्टी के रूप में, यानी सभी लोग उस पर, पूरे गांव के लोग मिलकर के खेती बाड़ी करेंगे और फिर उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसको इक्वली शेयर कर दिया जाएगा। ये 1929 में इसको व्यवस्था लाया गया। फिर जो है कुलर्स लोग और ट्रेडर्स लोग इस नए प्रोग्राम का विरोध करने लगे और स्टालिन ने हार्श पनिशमेंट की व्यवस्था की, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा उसने। इसी बीच 1930 और 1934 के बीच में क्रॉप फेल्योर हो जाता है और इससे बहुत बड़ी भूखमरी आती है और लगभग 40 लाख लोग मर जाते हैं। द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, कि रशिया के रिवोल्यूशन से, उसकी क्रांति से क्या क्या प्रभाव देखने को मिला ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहले तो ये फॉर्मेशन ऑफ कमिंटर्न एक शॉर्ट फॉर्म है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का। कम्युनिस्ट का COM ले लिया गया है, इंटरनेशनल का INTR ले लिया गया है। कमिंटर्न एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि सोशलिज्म की जो फीलिंग थी इट स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत ही पॉपुलर हुई। बहुत सारे कंट्रीज इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने लगे। हमारे भी देश में, इंडिया में से भी जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग, महान व्यक्ति, वो रशिया में जाते हैं। वहाँ के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो कम्युनिस्ट रहती है उस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, जो अच्छी चीज़ें रहती है उसको लागू करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। फिर इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी अपने यहाँ भी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है, एंड होता है। एंड आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।